आप सुन रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना के उपन्यास एक थी तरु का धारावाहिक भाग 4। पिछले भाग में आपने सुना तरु अपने अतीत की दुखद यादों में ही खोई रही। उसे लगता रहा कि वो एक सामान्य लड़की नहीं है और विवाह करके एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी। अब सुनिए आगे की कहानी। नवरात्रियों के सुहाने दिन, जैसे सारा परिवेश एक सूक्ष्म चेतना से अनुप्राणित हो उठा हो। जगन्माता के अनेक रूपों की स्तुतियाँ हवन रच जगे, चारों ओर नई ऊर्जा का दिव्य प्रवाह। माँ के रूप में नारी का कोई रूप अग्राह्य नहीं। कोप में भी करुणा छिपी है, जिसके उस विराट जगन्माता के कितने रूप, कितने नाम। इस संसार में मातृत्व के बिखरे कण उसी की अभिव्यक्ति। परा प्रकृति की क्रीड़ा में विकृति कहाँ से आ गई? फिर ये इतनी अशांति क्यों? दुख पिता की पीड़ा के लिए है। माँ ऐसा व्यवहार क्यों, इतना करुणाहीन क्यों? और इसीलिए माँ के प्रति असंतोष। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुप्त आक्रोश जब जागता है, चैन नहीं लेने देता, मन थिर नहीं रहता। असित का ध्यान बार बार आता है, उस दृष्टि का नेह मन स्निग्ध कर जाता है, पर टिकता वहाँ भी नहीं। रात की निस्तब्ध गहराइयों में निरंकुश हो चाहे जहाँ चल देता है। पहली बार नींद कब उचटी थी याद आता है तरु को। बहुत छोटी थी। एक रात अचानक नींद खुल गई। घुटी घुटी सी सिसकियों की आवाज़। रजाई के अंदर अम्मा रो रही हैं। क्या हो गया इन्हें? पिता के स्वर कानों में पड़े। सो क्यों नहीं जाती? क्यों बेकार खुद भी परेशान हो रही हो, दूसरे को भी परेशान कर रही हो? कभी मन का पहना नहीं, कभी बच्चों को अच्छा खिलाया पहनाया नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस मुझे नौकरी कर लेने दो। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। बच्चों को तरसते देखना मुझसे सहन नहीं होता। तुम तो सुबह से घर से निकल जाते हो, तुम्हें क्या पता मैंने जितना पढ़ा लिखा है उस पर जब मिल रही है तो क्या नुकसान है? पिता बिल्कुल चुप हैं। सुन रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? वे बिगड़ उठे। हाँ, थू थू कराओ मुझ पर, मैं तो नाकारा हूँ, खिला पहना नहीं सकता, जीना मुश्किल कर दिया। दिन भर खट कर आता हूँ और यहाँ रात को चैन से सोने को भी नहीं मिलता। तुम्हारे कहने से मैंने अम्मा दद्दा से भी पूछा, जब उनने भी साफ मना कर दिया तो मैं क्या करूँ? उन्हें क्या पता यहाँ का हाल, कैसे घर चलता है मैं ही जानती हूँ, फिर आगे भी जिम्मेदारियाँ। पिता चिल्लाए, मैं तो मर गया हूँ, तुम ही संभालोगी जिम्मेदारियाँ? अब नौकरी का नाम लिया तो घर छोड़कर निकल जाऊँगा, राज हो जाएगा तुम्हारा। दुनिया भर को दिखाती फिरना अपनी खूबसूरती, खूब पहनना ओढ़ना। फिर वे उठकर दूसरे कमरे में चले गए थे, कहकर, यहाँ तो तुम यही सब मचाती रहोगी, मुझे नहीं सोना यहाँ। सहमी हुई तरु चुपचाप लेटी रही। सिसकियाँ क्रमशः धीमी होकर थम गईं। सुबह अम्मा को चुपचाप काम करते देखा उसने। एक बार और सुना था उसने पिता को चिल्लाते हुए, मैं खटकता हूँ, लो खून पी लो मेरा। पैसा चाहिए तुम्हें, जहर दे दो मुझे और करो जाकर जो चाहो। पिता खा पी कर चले जाते थे काम पर। सारी समस्याएं घर पर अम्मा के साथ रह जाती थीं। बाल बच्चे, खाना पीना, पढ़ाई पहनाई, तीज त्यौहार आए गए, सब उन्हें संभालना था। कमाई बहुत नहीं थी, कुछ ओवर टाइम भी करते थे। कोई लत नहीं थी उन्हें, बस चाय पीने का शौक़ था। सिगरेट भी पी लेते थे पर बहुत कम, बच्चों के सामने तो कभी नहीं। तरु सोच रही है, अगर मुझे हर बात में अपना मन मारना पड़े, अगर मेरी कोई इच्छा पूरी ना हो, कुछ करना चाहूँ और सारे शौक़ उसासों में बदल जाएं, ऊपर से बच्चे पैदा होते रहें, अभावों में जीते रहें, ना ढंग का खिला पाऊँ ना पहना पाऊँ, दिन रात वही देखती सहती रहूँ, सारी क्षमताएं बेकार हो जाएं और योग्यताएं कुंठित, तो मुझे कैसा लगेगा? पगला जाऊंगी मैं तो। अगर मैं उबर सकती हूँ तो अभावों में क्यों जीऊँ? क्यों हो जाऊँ वंचित, कुंठित, असंतुलित? अम्मा बहुत सुंदर थीं, शन्नो जिज्जी से भी सुंदर। वे बहुत शौकीन थीं और बहुत गुणी। उनके खाने का स्वाद, कुछ भी बना दें उंगलियां चाटते रह जाओ। उनकी सेकी ठंडी रोटियां तरु को जिज्जी की ताज़ी गर्म रोटियों से ज़्यादा स्वादिष्ट लगती थीं। काम करने
और ढंग से रहने का भी खूब सलीका था उन्हें। जिस चीज़ में हाथ लगा दें सुंदर हो जाए। तरु को याद आ रहा है वो टाट का टुकड़ा जो सुंदर आसन में परिणत हो गया था। कहीं से एक पार्सल आया था। अम्मा ने उस पर लिपटा हुआ टाट बड़े संभाल कर खोला, यत्नपूर्वक सीधा करके बड़ा सा आयताकार टुकड़ा निकाल लिया। फटी साड़ियों के बॉर्डर से रंगीन धागे निकालकर उन्होंने उस पर डबल क्रॉस स्टिच से कढ़ाई कर दी। पुराने कपड़े का अस्तर टांग दिया। देखते रह गए थे सब लोग। कहीं के पोस्ट ऑफिस की सील की छाप झलक जाती थी, पर उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। शन्नो जीजी ने कहा था, अम्मा नए टाट पर बनाती तो ये निशान नहीं आते, एकदम ताज़ा और खूबसूरत लगता। नया टाट, नई तारकशी? अम्मा के मुंह से निकला। उसमें कितने पैसे खर्च होते? ये तो मुफ्त में बन गया, एक पैसा नहीं खर्च हुआ। उस पैसे से घर की ज़रूरतें पूरी होंगी। मनचाहे ढंग से सौंदर्य की सृष्टि करने की लालसा उनने मन में दबा ली थी, पर उनके मुख पर एक छाया सी उतर आई थी। तब पतली पतली सलाइयों से गठे गठे स्वेटर बुनने का चलन था। साइकिल की तीलियों पर उनके बुने हुए स्वेटर पड़ोस के घरों में मांग मांग कर देखे जाते थे। मोहल्ले की औरतें उनसे सीखने, सलाह लेने को उत्सुक रहती थीं। ओ अम्मा, तुम साधारण क्यों नहीं थीं? और फिर तो तुम लगातार असामान्य होती चली गईं। अब तो वो सब समय बीत गया है, फिर क्यों उद्वेग जागता है मन में? जब बहुत दिनों तक अच्छी तरह रह लेती है, अपने शौक पूरा करने का संतोष लगता है, तब किसी अकेले प्रहर में अनायास कोई उद्विग्नता सिर उठाती है। मन अशांति से भर जाता है। तरु को लगता है निश्चिंत जीवन जीकर वो कोई गुनाह किए जा रही है। कुछ बार बार उमड़ता है जो चैन नहीं लेने देता। अब तो वो सब समाप्त हो गया है, फिर बार बार मैं वहीं क्यों पहुंच जाती हूँ? मन का एक कोना रिक्त होकर रह गया है। मौका पाते ही पुराने प्रतिबिंब वहाँ उभर आते हैं। पिता की बहुत याद आती है तरु को, पर आज अम्मा की बातें मन में उमड़ गुमड़ कर आ रही हैं। आज जब अपने ऊपर सोच कर देखा तो बहुत कुछ स्पष्ट होने लगा है। अपनी जिन योग्यताओं पर उन्हें गर्व था, जिस कौशल पर विश्वास था, वे कुंठित होते जा रहे थे। अपने को कहाँ प्रमाणित कर सकी थी वे सिसकियाँ और हिचकियाँ तरु के मन को मथे डाल रही हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों बरसों कैसी यंत्रणा से गुजरी होंगी। उबरने का कोई रास्ता नहीं, आशा की कोई किरण नहीं, और उत्तरदायित्वों के पहाड़ छाती पर सवार। जब तक हो सका खींचती रहीं वे, फिर जो घटता गया उसे रोकना किसी के बस में नहीं रहा। उनकी सारी आशाएं चंदन पर टिकी थीं। चंदन बड़ा होगा, उसकी कमाई से घर का रूप बदल जाएगा, बहू आएगी, जिठानी और नंदों की तरह मैं बड़ी बनकर रहूँगी, भरी पूरी गृहस्थी में पुत्र वधू से सम्मान पाते हुए। पर चंदन कहाँ रहा? सारी आशाओं पर पानी फेर कर चला गया। उनने कब चाहा होगा कि एक के बाद एक बच्चे पैदा होते चले जाएं, पर हम लोग पैदा होते गए और वे झेलती गईं। अभावों की मार सबसे अधिक गृहिणी को त्रस्त करती है। सबकी ज़रूरतें मुंह बाए खड़ी और तालमेल बैठाती अकेली स्त्री किससे कहे क्या करे? ये बात नहीं कि उन्हें बच्चों से प्यार नहीं था। पास लिटाकर कहानियाँ सुनाती थीं, अनेक तरह की चर्चाएं करती थीं, जानकारी देने वाली, मानसिक स्तर ऊंचा उठाने वाली, एक विचार परंपरा विकसित करने वाली। एक स्तर था उनका जिसके लिए पूरे जी जान से जुटी रहीं। पर ये सब कौन जान सकता है? जीवन की किताब में अंकित कुछ घटनाएं, कुछ तारीखें, गिने चुने विवरण ही तो पढ़ने वाला पढ़ता है। और वहाँ लिखा है 16 वर्ष की उम्र में गोविंद प्रसाद से विवाह, कुछ वर्ष ससुराल की जद्दोजहद में, नई बहू बनी, नए परिवार में अपनी जगह तलाशती एक लड़की, 10वां करते करते जिसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई है, जो अपनी शिक्षिकाओं की प्रशंसा पाती आगे के सपने बुनने लगी थी। अति बीच में ही एक नए घर की नींव पड़ी और नई गृहस्थी की गाड़ी जुट गई। पहिए आगे बढ़ते रहे, गाड़ी में नन्हे नन्हे सवार आने लगे, पर जीवन के इतिहास में ये सब नहीं लिखा जाता। वहाँ जो हिसाब दर्ज होता गया वो सिर्फ इतना: 2 साल बाद एक लड़की पैदा हुई, उसके पौने का होते होते एक और जो कुछ दिन बीमार रहकर चल बसा, फिर साल भर में अबॉर्शन, फिर लड़की, 2 साल के अंदर एक और लड़का, उसके बाद लंबी बीमारी, फिर लड़की, उसके अगली बार जुड़वां,
जिनमें से एक जिंदा बच गया। माँ हद की चिड़चिड़ी, लगातार अस्वस्थ रहने वाली। अधिक डिटेल्स की ज़रूरत भी नहीं। गाड़ी खींचती चली जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, स्थितियाँ तेज़ी से बदल रही थीं। तालमेल बैठाने की अम्मा की कोशिशों में कोई कमी नहीं, वाह्य संचालन में कोई बाधा नहीं, पर कभी कभी असहज सा गतिरोध उभरने लगता। आंतरिक व्यवस्था में रुकावटें आकर खड़ी हो जाती। हर ओर से टकराकर आशाओं आकांक्षाओं का अस्तित्व क्या गुमनाम अंधेरे में ऐसे ही विलीन हो जाता है? कुंठित प्रखरताएं या तीक्ष्ण धार के अवांछित मोड़? काल की गति रुकती कहाँ है? हिचकोले खाती रहे गाड़ी पर चलने से कैसे रुक जाए? शन्नो मायके आई हुई है। एक गौतम ही से वो अपने मन की बात कह सकती है, सो मन का आक्रोश व्यक्त करती रहती है। उससे मुझे कोई आसरा नहीं, क्या अब क्या तब। कभी कुछ किया है उसने मेरे लिए? वो तो मैं ही हूँ जो वहाँ बैठकर यहाँ की चिंता करती रहती हूँ। माँ बाप के बिना कैसे रहती होगी? मुझे तो अब भी यहाँ की याद कर रोना आ जाता है। एक वो है, किसी की परवाह नहीं, किसी तरह उसकी शादी हो जाए तो हम लोग निश्चिंत हों। शन्नो के एक ही धुन है, तरु की शादी। चिट्ठियों में भी आधे से ज़्यादा यही सब भरा होता है। गौतम और शन्नो के इस पत्र व्यवहार में वो कोई भाग नहीं लेती। बड़ा आश्चर्य होता है उसे, शन्नो जी कैसी हो गई? वे देशभक्ति की, त्याग बलिदानों की, आदर्शों से भरी बातें कहाँ हवा हो गईं? अब किसी न किसी तरह उसे ब्याह देना ही उनका कर्तव्य रह गया है। किसी तरह अपने घर जाए, वे कहती हैं। अपना घर कैसा होता है? अपना घर जैसा ये घर था जहाँ वो पली, जैसा वो घर जहाँ असित बड़ा हुआ, या वैसा घर जैसा शन्नो बना रही है, जहाँ पति पत्नी और उनके बच्चों के अलावा कोई 2 दिन भी सहजता से खप नहीं पाता। तरु की कल्पना कुछ और है। उसने असित से एक बार कहा था, ऐसा घर जहाँ कोई असंतुष्ट न रहे, बाहर जाएं तो बार बार जिसकी याद आए और लौट आने को मन करे। एक दूसरे के लिए मन में स्नेह हो, विश्वास हो, मुक्त मन से जहाँ अपनी बात कही जा सके, एक पारदर्शी खुलापन जहाँ निश्चिंत होकर निर्द्वंद्व भाव से रहा जा सके, बाहर के लोग भी जहाँ अजनबी ना रहें, अपनत्व पा सकें। शन्नो के बच्चे छोटे हैं, तरु के ऊपर उन्हें गुस्सा आता है तो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, बच्चों को पीटने लगती हैं। तरु एक आध दिन की छुट्टी में आती है तो घर की सफाई, कपड़े धोना, प्रेस, कलफ, बहन के बच्चों के लिए कुछ खाना बनाना, नाश्ते पानी में सारा समय निकल जाता है। शन्नो को इससे संतोष नहीं होता। कहती है, और लड़कियों को देखो, मायके आती हैं तो निश्चिंत होकर खाती हैं, डटकर आराम करती हैं, बच्चों तक की फिक्र नहीं। छोटी बहनें सब संभाल लेती हैं, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा। उसे कभी लगता नहीं कि कुछ दिन छुट्टी लेकर मेरे साथ रहे। तरु को लगता है वो कभी आए ही नहीं, ख़ास तौर से जब जिज्जी यहाँ हो, पर नहीं, कैसे आए? एक इतवार और आसपास कोई और छुट्टी पड़ गई तो कैजुअल लीव से जोड़कर रिजर्वेशन करा लेती है। सोचती है गौतम दादा अकेले हैं और शन्नो जिज्जी आई हुई हैं, वहाँ जाकर उनका साथ देना चाहिए। शुक्रवार को तरु आई थी। शन्नो ने उसी दिन कह दिया, सोमवार को छुट्टी लेकर यहीं रहना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। फिर उसे सुनाकर जोड़ दिया, लड़का ठीक है, रंग सांवला है तो खुद भी कौन गोरी है, नौकरी भी ठीक है, फिर भी अभी तो शुरुआती ही है, ऊपर उठने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। उन्हें इसके नौकरी करने में भी कोई एतराज़ नहीं, फिर मांग भी कुछ नहीं है, नौकरी करती है इसीलिए तो तैयार भी हो गए, नहीं रूप रंग या लेन देन की बात पहले उठती। तरु का मन खिन्न हो उठा। भूमिका से ही अनुमान हो रहा है स्थिति क्या होगी। मुझे तो जाना है, ज़रूरी काम है। शुक्रवार की छुट्टी ले ली है, शनिवार इतवार बीच में है, सोमवार की कैसे ले सकती हूँ? ये तो कोई बात नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से बातें तय हुई हैं तो तुम्हारे नखरे और कौन होगा जो? बीच में तुर्शी भरा तरु का स्वर उठा। न तैयार हो तो ना करें, मुझे करनी भी नहीं है। फिर हमेशा नौकरी करती रहेगी? नौकरी तो वैसे भी करनी है जब वे लोग चाहते हैं। काफ़ी कहा सुनी हुई। शन्नो पैर पटकती चली गई। फिर जीजा ने सूत्र अपने हाथों में लिया। देखो तरु, लड़का ठीक है, तुम दोनों की तनख्वाह मिलकर मौज से गृहस्थी चलेगी। मतलब मैं नौकरी ना करूं तो महाशय गृहस्थी नहीं चला सकते? फिर शादी का शौक़ क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। फिर क्या चाहती हो तुम? फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर इन बेकार की बातों से फ़ायदा? तो फिर अपने आप करनी है। अपने आप ही कर लूँगी तो कौन गजब हो जाएगा। जीजा ने बात को मजाक की ओर मोड़ा। कहीं कोई भाग गया हो तो हमें बता दो, हम करवा दें। बताओ कौन है हमारा प्रतिद्वंदी? अच्छी बात है, बता दूंगी। घर का वातावरण एकदम क्षुब्ध हो गया। बड़ी तेजी से बातें हुई, सबके मुंह फूले हैं। गौतम भैया उसे बोलते नहीं, जहाँ वो होती है वहाँ से फ़ौरन चले जाते हैं। जीजा ने मध्यस्थता की, इधर के संदेश उधर पहुँचाए। असित को बुलाने के लिए कहा गया, तरु ने तार दे दिया। वो आया, बातचीत हुई, खाना पीना हुआ, वो लौट गया। चलते चलते कह गया, आशा तो है मान लेंगे, नहीं तो अपना निश्चय रखना। अब वहाँ अगले सोमवार को पहुँचूँगा, तब आगे की सोचेंगे। अभी घर में सिर्फ रश्मि को मालूम है, वही सब संभालेगी। विरोध कोई नहीं कर पाएगा, निश्चिंत रहना तरु। गौतम भैया ने कहा, और तो ठीक है, पर अपनी जात का नहीं। वो मानेगी नहीं, कहीं भाग भूग गई तो और नाक कटेगी। उससे अच्छा है सीधी सादी शादी करके छुट्टी करो। वो तो मैं ही थी जो बलि का बकरा बना दी गई, सबकी सुनती थी ना। और महीने भर के अंदर तरु असित से ब्याह दी गई। असित की दौरे वाली नौकरी, तरु अपना काम एकदम कैसे छोड़ दे। अभी पूरी गृहस्थी बसानी है। हफ्ते भर ससुराल रहकर लौट आई। रश्मि से पटरी अच्छी बैठी। नींद उचट गई है। कहाँ तो थकान के मारे आंखें झुकी जा रही थीं। शाम से इच्छा हो रही थी लेटकर सो जाऊं, और अब खुल गई तो आ नहीं रही। पता नहीं कितनी रात बीत गई। गहरी अंधेरी रात, झिल्लियों की झंकार गूंज रही है। असित के धीमे खर्राटों की आवाज़ें रह रह कर उठती हैं। कितना समय बीत गया, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। हम पिछली पीढ़ी में आ गए। अब बाहर कुछ नहीं होता, भीतर ही भीतर सब घटता रहता है। तरु सोचती है, वो ऐसी क्यों है? जैसे और सब रहते हैं वैसे वो क्यों नहीं रह पाती? उसे भी वैसा ही होना चाहिए, पर नहीं कर पाती। कोशिश करती है तो लगता है अपने भीतर किसी से द्रोह कर रही है। अब लगता है जिन्हें अपना समझा था वे अपने नहीं थे, जिन्हें पराया समझा था वे पराये नहीं थे। सब मन का भ्रम था। कैसी अजीब स्थितियाँ रहीं उसके साथ। जो किया सब विपरीत होता गया। करती है कुछ सोचकर, नतीजा कुछ और निकलता है। जब मन था तब कुछ नहीं मिला था, और आज जब सब कुछ मिल रहा है तो उसका भोग करने वाला मन नहीं रहा। घोर अशांति। मन पर अपना कोई बस नहीं, जैसे कोई भीतर ही भीतर दिन रात मथता रहता हो। असित, तुम मेरे साथ हो, पर और भी बहुत कुछ है जो मेरे साथ है। कुछ ऐसा जिसे मैं तुमसे बांट नहीं सकती। वहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जिसके लिए शब्द नहीं है, जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है। उसे किसी से कैसे कहा जा सकता है? ऐसी मनस्थिति में तरु की नींद गायब हो जाती है। किसी भी व्यय प्राप्त पुरुष को देख पिता की आकृति नैनों में डोल जाती है। ट्रेन के सफ़र में कोई बूढ़ा भिखारी सामने आए तो तरु देखती रह जाती है। कितना बहलाती है, पर मन बहलता नहीं। सारे रूप बदल जाते हैं। वो सांसें लेता जर्जर शरीर था, पिता नहीं थे। अंतिम बार जब देखा था तब लगा था वे सब कष्टों से परे हो गए हैं। इंजेक्शन चुभा दो तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। आँखों में पहचान नहीं, सूनी रीति दृष्टि। उनसे कुछ भी कहो, उनसे कितना भी दुर्व्यवहार करो, अब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, न रोटी, न चाय, न कपड़े। कपड़े भी शरीर पर रहें या न रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सारी चीख पुकार सुनकर भी तरु अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। बिस्तर पर लेटे लेटे तरु सोचती रहती है, उसने ना उनकी मृत देह देखी, ना अंतिम संस्कार। उसकी चेतना उनकी मृत्यु की साक्षी नहीं बनी। उसे बार बार ये लगता है कि वे यहीं कहीं हैं। उनका सब सामान हटा दिया गया है, पर तरु के कान उनके कदमों की आहट का आभास पा लेते हैं। उसे उनकी दृष्टि का अनुभव होता है। उसे लगता है वे लौट कर आएंगे, पूछेंगे, तरु तुमने क्या बनाया है? भीतर से कोई पुकारता है, वे भूखे हैं, थके हैं, वे कहाँ गए? नहीं, वे अब नहीं कभी आएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। करवट से लेटी तरु के बाल आंसुओं से भीग रहे हैं। वो अपनी सिसकी को दबा लेती है, कहीं असित न सुन ले। पता नहीं क्यों तरु को लगता है वे अब भी कहीं हैं, और मन ही मन पुकारती है, पिताजी, पिताजी। हाँ, अब पुकारती है, पर तब चिल्ला चिल्ला कर रोई नहीं थी। जड़वत चुपचाप सब होते देखती रही थी। फिर उनके लिए पूजा पाठ हुआ था, जिसमें उन्हें कोई विश्वास नहीं रहा था।
तरु को याद है, पहले वो पूजा करते थे, व्रत रखते थे। वर्षों बाद उन्होंने सब छोड़ दिया था। मौत की ओर स्वयं बढ़ गए थे। उनके सारे विश्वास टूट गए थे। भविष्य के लिए कहीं कुछ नहीं बचा था। कितने वर्ष बीत गए पर उनकी दृष्टि की स्मृति धुंधलाई नहीं। वे आंखें उसे लगता है उसके भीतर बैठ गई हैं। वो मनी मन पछताती है, सोचती है चूक तो मुझसे हुई। अगर मैं पूरी तरह तुल गई होती तो जो हो गया है वो न होता। गलती मेरी थी, मुझे सब मालूम था। मैंने क्यों हो जाने दिया वो सब। लेकिन अब इस गलती को किसी तरह सुधारा नहीं जा सकता, किसी तरह भी नहीं। असित से कुछ कह नहीं सकती, भूखे भिखारी की बात भी नहीं कह पाती। कहते कहते संयम न रख पाई तो आंखें भर आईं तो वे कहेंगे तुम्हें क्या करना, दुनिया भर के लिए तुम क्यों परेशान होती हो। पर तरु को लगता है जिसने दुख का अनुभव किया है वह दूसरे का दुख देखकर तटस्थ कैसे रह सकता है। पराया दुख देखकर मन अपनी उस व्यथा को फिर से जीने लगता है। असित के फैले हुए हाथ पर तरु अपना हाथ रख देती है। उस हाथ को अपने हाथ में लेकर सहारे का अनुभव करना चाहती है। असित गहरी नींद में है। वो अनुभूति किससे बांटूं जो भारी शिलाखंड सी मेरे मन में जम गई है। साक्षी हैं केवल ये एकांत क्षण जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तरु करवटें बदलती पड़ी है, कभी बाथरूम जाने, कभी पानी पीने उठती है। पानी पीकर गिलास नीचे रखने लगी तो हाथ से छूटकर खन्ने से नीचे गिरा। असित की नींद खुल गई। अरे ये क्या, तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही, कोशिश कर रही हूँ। असित ने घड़ी देखी, 2 बज चुके हैं। तुम अकेली जागती पड़ी रही, मुझे क्यों नहीं जगा लिया? नहीं तुम सो, आओ ना मेरे पास आओ, देखो अभी नींद आ जाएगी। हल्का सा ना नुकुर कर वो जा लेटी। पौन घंटा और बीत गया। शरीर की थकान और बढ़ गई पर नींद फिर भी नहीं आ रही है। नींद क्या बिल्कुल नहीं आएगी? कैसे भी नहीं आएगी? आज बड़ियाँ डाली हैं तरु ने। सुबह मेहरी से दाल पिसवाकर देर तक बड़ियाँ तोड़ती रही। इत्मीनान से नहाएगी, छुट्टी है ना। असित को बड़ी की तरकारी बहुत अच्छी लगती है। आज शाम को भोजन में परोस कर चौंका देगी। शाम को उठाने गई तो देखा पूरी तरह सूखी नहीं है। इतनी तो भूनते भूनते सूख ही जाएंगी। खूब रुचि से मसाला भूनकर बनाई, रंग भी खूब उतरा है। दोनों खाने बैठे। काहे की तरकारी है, खाकर देखो। तरु की आंखों में चमक है। उत्सुकता से असित का चेहरा देख रही है। असित खा रहे हैं, मुंह कुछ बिगड़ गया है। क्या बात है, अच्छी नहीं है? कड़ी है, गली नहीं। और कुछ है खाने को? तरु का उत्साह ठंडा पड़ गया। उस दिन होटल में भी तो कितनी कड़ी थी, तब तो कह रहे थे रसा बड़ा जायकेदार है, इससे खा लूँगा। उसने कौर बनाया, मुंह में रखी। होटल से तो फिर भी मुलायम है। अभी बना देती हूँ कुछ और। नहीं अब रहने दो, इसी से खा लूँगा। कितनी दाल की बना डाली? इन्हें इसी की चिंता है। पड़ोस से ही पूछ लेती कैसी बनती है। अब बस करो, कहे चले जाओगे तुम मत खाओ, मैं कुछ और बना देती हूँ। अरे मैंने क्या कहा, बस तारीफ़ करता रहूँ, किसी चीज़ की कमी ना बताऊँ? नहीं कमी ज़रूर बताओ, नहीं तो पता कैसे लगेगा। इतना मैं भी समझती हूँ। तुम्हें लग रहा है कि कितनी दाल बर्बाद हो गई। मैं कुछ कहूँगा ही नहीं अब से। नहीं कहे जाओ, कहने में क्या लगता है। लोग सोचते हैं मायके से पूरी तरह परफेक्ट होकर आए, खुद चाहे जितने नौसिखियाँ हों। तरु को लग रहा था पहले का उदार व्यक्ति पति बनकर कितना छिद्रान्वेषी बन जाता है, दूसरे की भावना का जरा ख्याल नहीं रखता। अगली सुबह तरु खाना परस कर रोटियाँ सेक रही थी। कल की बढ़िया तो काफ़ी थीं, लाओ दे दो। कितनी भी हों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी, रहने दो। तो क्या फेंकेंगी? शोरबा तो अच्छा था। फेंकें या कुछ भी हो, तुम चिंता मत करो। क्यों, मैं कुछ ना बोलूँ? घर की हर बात में दखल दो, हर बात की टोह रखो तो चल चुका। चले या ना चले, मैंने क्या गलत कहा? अब जो परसा है वही खा लो। असित चुप बैठा है। तरु को गुस्सा आ रहा है। कितना कुछ भी करो, आदमी अपनी ही सोचता है। असित ने कुछ कहा, उसने जवाब दिया। दोनों में झाएं झाएं हो रही है। वो उठकर खड़ा हो गया। तो खाने ने क्या बिगाड़ा है, गुस्सा तो मुझ पर है। भूख नहीं है। बिना और कुछ बोले वो घर से निकल गया। परसी थाली छोड़कर चले गए। अब चाय पी पी कर रहेंगे। उसने भी खाना उठा कर रख दिया। ऑफिस का समय हो रहा है, तैयार होने लगी। बाहर का ताला बंद किया। अरे पैसे लेना तो भूल गई। ताला खोला
पैसे निकालकर पर्स में डाले, घड़े से उड़ेल कर पानी पिया। काम पर जाने का मन नहीं हो रहा, पर क्या करेगी घर पर। एक क्षण असित की छोड़ी ढकी हुई थाली को देखा, फिर बाहर निकल गई। ऑफिस में फाइल खोले पेन पकड़े बैठी है, मन उमड़ घुमड़ रहा है। असित थाली छोड़कर भूखे चले गए। बचपन से उपेक्षित रहा एक व्यक्ति अपने घर से बिना खाए निकल गया। बचपन किसने पाला असित को? असित की कई बातें रह रह कर मन में उमड़ने लगीं। उसने कहा था, कैसे पले हम, अपने आप बड़े होते गए। कैसे बिताई थी वो नादान उम्र, जब हर बात कच्चे मन पर हथौड़े सी चोट करती थी। सुधा जिज्जी की याद आती है, उनसे पिटने की, दोनों गालों पर एक साथ चांटे पड़ने की, मुंह हटाने पर दीवार से टकरा देने की, रो रो कर सूजी हुई लाल आँखों की, 2-2 दिन भूखी रह काम करने की। एक बार भूख सहन न हुई होगी, कुछ चुपके से खाते पकड़ लिया विमाता ने। क्या लानत मलामत हुई थी, कैसी कैसी दुर्दशा की जाती थी। फटे पुराने कपड़े, मार के नीले निशान हाथ पाँवों पर, जाड़े में ठिठुरती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खाने के लिए तरसती। वो सब याद करते नहीं बनता। बाबूजी भी शिकायतें सुन उसी पर गुस्सा निकालते, कैसे झपटते थे, आज तुझे मार कर ही दम लूँगा। रात में असित छू छू कर देखता था, सुधा जिज्जी मर तो नहीं गई। ऊपर से माँ जी के ताने, 3-3 साड़ों की नौकरी के सिवा तुमने मुझे दिया क्या, पराया नरक भुगत रही हूँ, कौन जन्म के पापों का फल है। अनजानी भयावनी परछाइयाँ घेरे हों जैसे नींद उड़ जाती है। और एक दिन घर में मुर्दनी छा गई, सुधा जिज्जी कुएं में गिर गईं। ऐसी ज़िंदगी जीना उनके बस में नहीं रहा होगा, सहन शक्ति ने जवाब दे दिया होगा। एकदम स्तब्ध रह गए थे श्यामा और असित, ना आँखों में आंसू, ना मुँह पर बोल। समय जमकर बैठ जाता था, बीतता ही नहीं था। कितने दिन, कितनी रातें। तरु मैं अब भी सोच नहीं पाता उन दिनों की दहशत। और स्तब्ध सी सुनती है तरु। कैसा लगता रहता है, एक भारी पत्थर सा जमकर बैठ जाता है हृदय पर। अंतर से आवाज़ उठती है, असित इन दुखों की था नहीं ले पाती मैं, बस डूबी हुई निश्चेष्ट रह जाती हूँ। और फिर तरु का उदास चेहरा देख असित उबारने की कोशिश करता है, चलो तरु कुछ मत सोचो, जो बीत गया उससे जाने दो। और तब उसकी आंखों की दृष्टि किसी तरह झेल नहीं पाती वो। स्थितियां बदलती गईं धीरे धीरे, पर असित का मन अब भी कभी कभी वहीं भटक जाता है। तरु जानती है, जब माँ जी रश्मि राहुल से लाड़ लड़ाती, वो लालसा भरी आंखों से देखा करता। अपने बच्चों के खाने के समय किसी बहाने वे उन दोनों को वहाँ से हटा देती थी। बगल के कमरे से श्यामा पूछती, भैया भूख लगी है? बहन के चेहरे की ओर देखता वो अपनी समझदारी दिखाता, कहता अभी नहीं। फिर पूछता, दीदी ये माँ जी हमसे ऐसे प्यार से क्यों नहीं बोलती? श्यामा की आंखों में आंसू भर आते, भैया वो उनकी माँ है, अपनी नहीं। अपनी वाली कहाँ है? मर गई। श्यामा आंसू पोंछती जाती। असित का बाल मन हताश हो जाता। इतनी समझ थी कि मरकर कोई वापस नहीं लौटता। अब क्या होगा दीदी? उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती। कुछ नहीं, कभी मेरा अपना घर होगा, तू नौकरी कर लेगा, फिर खूब अच्छी तरह रहेंगे। भैया तू मन लगा कर पढ़, जिससे खूब पैसे कमा सके, फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। सौतेली माँ की निगाहें बड़ी तीखी थीं, हमेशा डरे डरे रहते। रश्मि राहुल उसकी किताबें फाड़ देते तो न शिकायत करने की हिम्मत, न दूसरी खरीदने की बात। क्या हुआ तरल जी, नींद आ रही है? शिखा की आवाज़ सुनकर चौंक कर सिर उठाया तरु ने। नहीं, सिर में दर्द है। बैठी है अनमनी सी, हाथ सिर पर रख आंखें बंद करते ही दिखता है पिताजी भूखे चले आ रहे हैं, रास्ते में चक्कर खाकर गिर पड़े हैं। घबरा कर आंखें खोल देती है। असित भूखे चले गए हैं, उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? मैं बेकार बोली, चुप ही रह जाती। क्या अम्मा की तरह करने लगी हूँ? जी करता है सिसक सिसक कर रोए। ये किसका दुख है, असित का या अपना? पता नहीं किसका, पर मन को इस तरह छा लेता है कि उबरने का कोई मौका ही नहीं मिलता, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। शाम को घर लौटी तो खुला मिला। असित बाहर वाले कमरे में बैठे हैं उदास से। वो चुपचाप अंदर गई। खाने को आवाज़ दूँ? फिर अकड़ेंगे तो नहीं? पर वे भूखे हैं, मेरे होते हुए भूखे हैं। लेकिन कहूँ कैसे, मेरी हेठी होगी? हेठी क्या होती है? ये मेरा काम है? उसने खाना गर्म किया, थाली परस कर सामने रखाई, भीतर आकर खड़ी हो गई चुपचाप।
खिड़की की ओर ताक रही है। असित उठकर आया। खाना किसके लिए है? तुम्हारे। और तुम? वो चुप है। तुम भी आओ। हाथ धोकर असित ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो तुम भी। उसे ले जाकर बैठा लिया असित ने। तरु की आंखों से आंसू टपकने लगे। एक तो वैसे ही बड़ी तंदुरुस्त हो, ऊपर से खाओगी नहीं और घर का काम करोगी तो? रुका हुआ बांध फूट पड़ा है। असित ने अपने पास खींच लिया। तरु, मेरा मिजाज अजीब है, मुझे कभी कभी जाने क्या हो जाता है। तुम भी एकदम झल्ला जाती हो। मैं कोशिश करूँगा आगे से। आवाज़ में भीगापन उतर आया है। अब मैं दखल नहीं दूंगा तुम्हारे काम में। कोशिश करूँगी मैं भी। तरु ने असित के कंधे पर सिर टिका दिया। बहुत दिनों से कहीं गए नहीं हम लोग, कहीं चलो ना। कहाँ चलोगी? शन्नोजीत जी के घर? नहीं। फिर राहुल के पास रह आओ कुछ दिन? नहीं। गौतम दादा के पास या संजू के घर? नहीं, कहीं नहीं। फिर जाने की कोई जगह नहीं है तो यहीं रहूँगी। असित के कंधे पर आंसू टपकने लगे हैं। हाथ बढ़ाकर वे थपथपाते हैं। क्या हो गया तरु? कुछ नहीं। वो रोए जा रही है। आखिर बात क्या है, बताओ ना। कहीं मैंने कुछ कह दिया? नहीं। वो फिर बोलने लगी। असित, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। शुरू से मुझे लगता रहा है मेरे कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली थी, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे तो मत जाओ, मैं तो वैसे भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओ। चलो पिक्चर देखने चलते हैं। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? आंसू फिर टपकने लगे। पागल हुई हो क्या? मैं होता कैसे नहीं? मैं तुम्हारे लिए था और मेरा भी अपना कौन है? तुम ही तो हो बस। हम, तुम और कोई नहीं। नहीं असित, और भी बहुत लोग हैं। होंगे, हमें उनसे क्या? उसका रोना अब थम गया है। मन में उठता है, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है? है, सबसे मतलब है। नहीं तो हम दोनों कहाँ रह पाएंगे? हम बिल्कुल अकेले कहाँ हैं? असित, हमारे सुख हमारे दुख अकेले हैं ही कहाँ? वे तो दूसरों पर निर्भर हैं। औरों के बिना हम लोग कहीं बचते ही नहीं। ओफो, तुम तो पहली सी बुझाती हो। क्यों फालतू दिमाग खपाओ। चलो, नॉवेल्टी में अच्छी पिक्चर लगी है। यहाँ से आदमी का संसार प्रवेश होता है। अस्पताल का मैटरनिटी वार्ड। कितनी दारुण वेदना के मरोड़ से जीवन का अंकुर फूटता है। 1.5 दिन और पूरी रात। कल दोपहर एडमिट हुई तरु और आज शाम हो गई। क्षण क्षण उठती दर्द की लहरों से छटपटाती देह, वेदना इतनी भीषण कि शरीर के अंग भी काट डालो तो पता न चले। तड़पाती, चीरती, बार बार मरोड़े खाती भीषण दर्द की लहरें जैसे समूचे प्राणों को लेकर ही शांत होंगी। कितनी विषम वेदना, भयंकर अव्यवस्था और अनिश्चय भरी दारुण पृष्ठभूमि में नए जीवन की शुरुआत होती है। वहाँ आनंद नहीं होता, सूरज नहीं होती, होती है चरम नग्नता और मरणांतक यंत्रणा। जन्म देने वाली और लेने वाला दोनों जूझते हैं, नग्न, विभत्स और रक्त स्नात। फिर विकृतियों और कुरूपताओं के बीच से जीवन की कली चटकती है। दर्द की प्रचंड प्रहरों से पेट की खाल झुलस कर काली पड़ गई है। वेदना के तीक्ष्ण नखों के खरोंचे भीतर पेशियों को नोचते बाहरी सतह तक उभर आए हैं। पेट के निचले भाग, जांघ और कमर पर जगह जगह लंबी गहरी लाल खरोंचे जैसी धारियां उभर आई हैं। आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। होंठ असह्य पीड़ा से नीले, टपकती हुई पसीने की बूंदों को पोंछने का होश किसे है? समस्त चेतना उन भयंकर दर्द के झटकों में निचुड़ निचुड़ जा रही है। तरु को लग रहा है अब नहीं बचेगी। जाने कितनी स्त्रियां इस तरह मर जाती हैं। नहीं सहा जा रहा है अब, बिल्कुल नहीं। सूखे होठों पर जीभ फेरना चाहती है पर जीभ सूख कर काट हो गई है। दांतों से होंठ दबाए उसकी देह फिर तन जाती है। मुख पीड़ा से विकृत हो उठा है। बार बार चीख गूंज जाती है। बस बस हो गया। डूबती चेतना को लौटने में कुछ समय लग ही जाता है। दीर्घ यंत्रणा से श्लथ शरीर जब चैतन्य हुआ तो शिशु रुदन की ध्वनि ने पलकों को खुलने को प्रवृत्त किया। क्या है? बिटिया लक्ष्मी आई है। असित बिटिया ही चाहते थे। बाप का बेटी पर बहुत लाड़ होता है। कपड़े में लिपटा शिशु नर्स ने दिखाया। देखिए कितनी सुंदर है आपकी बेटी। आपकी बेटी? तरु पुलक उठी, दृष्टि उठी। नन्ही सी देह इतनी सुकुमार के स्पर्श करते डर लगता है। कन्या को देख मन आश्वस्त हुआ। सचमुच सुंदर है। गोरा रंग, मुंदी हुई अर्धवृत्ताकार सीप सी पलकें, सिर पर सुनहरे बाल और नन्हे नन्हे गुलाबी बंद कली जैसे होंठ।
दही, केसर और फलों का रस सफल हुआ। मेरी बेटी काली नहीं है, सुंदर है, अति सुंदर कह रहे हैं सब लोग। वो मेरी जैसी नहीं है। मैंने जो उपहास झेला मेरी बिटिया को नहीं झेलना होगा। बुआ और दादी उसे दुलरा रही हैं, शहद चटाती हैं, बार बार पुचकारती हैं। रश्मि कह रही है, कितनी प्यारी है। तरु का मन आंतरिक संतोष से भर उठता है। उसने नवजात कन्या को देखा, हर्षपूर्वक बार बार देखा और अपने पास समेट लिया। तुम जो मेरे विषम क्षणों में मुझे साधते हो, मुझे बल देते हो, मुझे आश्वस्त करते हो, तुम जो हमेशा मेरे साथ रहते हो, ओ मेरे अंतर्यामी, मैं तुम्हारी परम आभारी हूँ इस सुंदर कन्या के लिए। परम संतोष से सो गई तरु। पता नहीं कितनी देर सोई। नींद खुली तो असित सामने थे। तुम्हारी बिटिया बड़ी प्यारी है, इसने विगलित कृतज्ञ स्वर था। अधमुंदी आंखों से देख गदगद स्वर में सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी है। तरु को लगता है अब वो नहीं है जो वो पहले थी। एक में से कितने रूप जन्म लेते गए। वो जो एक छोटी सी बच्ची है, नादान कौतूहल भरी दृष्टि से चारों ओर देखती हुई, समझने का प्रयत्न करती हुई, अपने आप में विभोर, कुछ रहस्यमय अनुभूतियों को जीती हुई, अपरिचित गंधों को पीती हुई, मंदिर के घंटे जैसे उसी के लिए बजते हैं, सुबह जिसके लिए मधुर कलरव में ध्वनियों और रंगों के संदेश लेकर आती है, अंधेरे और सघन परछाइयों से भय खाती वो बालिका कहीं लुप्त हो गई है। उनमें से बहुत से रहस्य खुलकर जीवन का आनंद कम कर रहे हैं। आकाश और बादलों के रंग पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। दूसरी किशोरी तरु अपने आप ही बड़ी होती हुई, बड़े होने के क्रम में जो जानना चाहिए उससे अनजान, धक्के खा खा कर संभलती हुई, विचित्र परिस्थितियों से जूझती हुई, अस्त व्यस्त घबराई सी तरल। तीसरी जो अपने चारों ओर की घटनाओं की साक्षी है, जिस पर किसी के कहने सुनने का असर नहीं, अपने भीतर भीतर उतरती हुई, जहाँ एक किशोर मन उसकी संवेदनाओं से जुड़ता है और परिस्थितियों का चक्र उसे दूर खींच ले जाता है। फिर राग सिक्त तरु असित की स्मृतियों में डूबी, मन में जागे नवोदित राग में लीन। और अब ये सबसे नवीन तरु, चंचल की जननी, हर क्रम में बदलता हुआ एक व्यक्तित्व। फिर मैं क्या हूँ? और असित? वे वहीं के वहीं हैं, तरु के पति। वहीं रह जाएंगे कि और आगे बढ़ेंगे? पिता बनकर वत्सलता आ गई है, पर ऐसी वत्सलता तो प्रत्येक हृदय में सोई रहती है। मन को रंग डाले ऐसी नहीं है। वैसा ही तन है उनका, वैसा ही मन। तरु से कहते हैं, ये तो दुनिया है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, सब अपना अपना कर लें वही बहुत है। तुम अपनी ओर देखो तरु, तुम्हें औरों से क्या। ठीक कहते हैं, तरु सोचती है। उनका कहना भी ठीक है। बचपन में जिससे घर सा घर ना मिला हो, अजीब स्थितियों में पले बढ़े और अब भी महीने में 20 दिन जो घर से बाहर रहता हो, वो लौटकर घर ही तो चाहेगा, सुख शांति और अपनापन चाहेगा। ये चाह गलत कहाँ है? उससे सुनना पड़ता है, चंचल के पीछे ही घूमती रहोगी, बस उसी में लगी रहोगी जैसे मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। वो हंसकर उत्तर देती है, वो भी तो तुम्हारी ही है। बाहर जाते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हो, तब मेरा ध्यान आता है तुम्हें? तुम्हारा ध्यान तो हर समय रहता है, तुम्हारे पीछे ही तो दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। तुम ना हो तो घर मेरे लिए कुछ नहीं है। उसकी बहुत सी बातें असित को मूर्खतापूर्ण लगती हैं। चंचल की जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाना, उसके लिए हर बात की चिंता करना, उसकी हर मुद्रा के अर्थ लगाना, क्या बेवकूफ़ी है? असित को ये सब बेकार लगता है, पर तरु को लगता है चंचल का हंसना, रोना, हाथ पैर पटकना सब अर्थपूर्ण है। वो उसके साथ तोतली बोली में बातें करती है, उसे गुदगुदा कर स्वयं हंस पड़ती है। तुम तो उससे भी छोटी बन जाती हो, असित कहते हैं। उनका कमेंट ऊपर ऊपर से निकल जाता है। उसे लगता है चंचल के मन से उसका मन ऐसा जुड़ा है कि उसके रूप में वो फिर से बचपन में जा बैठी है। बच्चे का माँ की ओर देखना, देखकर मुस्कुराना, लपकना, मुंह बनाना सब बेकार होता है। चंचल के चेहरे से वो अपनी निगाहें बार बार हटा लेती है, कहीं नज़र न लग जाए। माँ बनकर स्त्री कुछ और हो जाती है। इस स्तर से गुजरकर गंवार से गंवार स्त्री मानसिकता के जिस स्तर को पा लेती है, विद्वान से विद्वान पुरुष भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी बहुत सी बातें उसके लिए सार्थक हैं, असित के लिए मूर्खतापूर्ण।
एक जीवन के दांव पर दूसरा जीवन आता है, जिसकी पूर्व भूमिका की उलझनें, उखाड़ पछाड़ और अव्यवस्था, अनजानापन और अनिश्चितता झेलने वाले की चेतना का पुनः संस्कार कर जाती हैं। व्यक्तित्व तो अपने में ही सीमित न रहकर अधिक व्याप्ति पा लेता है। ये स्थितियां मैंने भोगी हैं, असित तुमने नहीं। तुम उनके न शारीरिक दृष्टि से हिस्सेदार रहे, न मानसिक रूप से। जिसे यंत्रणाएं झेलनी थीं वो अकेली मैं थी, तुम नहीं। शरीर की विकृतियों और मन के बदलाव में तुम भागीदार नहीं बने। तरु को लगता है वही है एकांत सृजन करती, प्रारंभ से अंत तक सब झेलने वाली। ये आनंद और तृप्ति उसी का प्रसाद है। सृजन के इस रहस्य और गांधीर्य को तुम्हारा चिर अतृप्त मन कहाँ पा सकेगा सिद्ध। तरु को लगता है माँ बनकर चेतना के जिन सूक्ष्म स्तरों तक उसका मन पहुँच गया है, असित की पहुँच वहाँ नहीं है। वो बच्चे के मन की बात जान लेती है, उसके दुख सुख भूख प्यास को उसी तीव्रता के साथ अनुभव करती है। कब उसे क्या चाहिए अनायासी समझ जाती है। उसे लगता है उसका अहम विसर्जित हो गया है, शायद अधिक व्यापक होकर, पर असित का अहम सदा उन पर छाया रहता है। चंचल के साथ मेरा संबंध जितना गहरा है, असित का नहीं हो सकता। तृप्ति के एक क्षण में जिसे पाया था, मैंने उसे अपने रक्त मांस से रचा है। मेरे प्राणों से नए प्राण जन्मे हैं। मातृत्व की कीमत मैंने दी है, तन से मन से और जीवन के बदले हुए क्रम से। तुम्हें पितृत्व अनायासी मिल गया, तभी तुम वैसे के वैसे ही हो। लगता ही नहीं बिटिया के बाप हो गए। मेरी उस एकांत सर्जना को भले ही तुम अपना नाम देकर कृतार्थ हो लो, पर असित तुम यहाँ भी पिछड़ गए हो। जीवन की गाड़ी एक ढर्रे पर चलने लगी है, पर पहियों की लीक पर चलने से क्या अंदर का हिसाब किताब ढर्रे पर आ जाता है। आगे नए प्रसंग जुड़ते जाते हैं, पुराने सब मिलजुल कर इकट्ठे होने लगते हैं। कुछ धुंधला जाए भले, साफ कुछ नहीं होता। पीछे पीछे चलता है, जरा मौका मिलते ही सामने आ खड़ा होता है। असित के दौरे अकेला छोड़ जाते हैं। चंचल के साथ घर की जिम्मेदारियां व्यस्त रखती हैं और तरु निभाती जाती है सब। रश्मि और राहुल का आना जाना चलता है। राहुल की पढ़ाई चल रही है। मांझी रश्मि की शादी की चिंता जताती हैं। अधेड़ अवस्था में ब्याह कर लाई पत्नी से दबे से रहते हैं ससुर। क्या मिला होगा इन्हें और मांझी को भी, तरु सोचती है। आते ही पहली के बच्चों की माँ बना दी जाए तो किसी लड़कियों को कैसा लगता होगा। ऊपर से अधेड़ पति का साथ, जो अपने जीवन का सबसे सुंदर भाग दूसरी स्त्री के साथ बिता चुका है। उसकी थाती इन बच्चों के साथ ही घर की व्यवस्था और अपनी शेष रही ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अब उसे ब्याह लाया है, मजबूरी में। पर हताश बूढ़े ससुर को इस सब से जूझने को अकेले कैसे छोड़ दे तरु। हम लोग हैं ना, अभी तो मैं भी नौकरी कर रही हूँ। रश्मि के लिए तैयारी करती चलिए, वो आश्वस्त कर देती है। अपनी भारी साड़ियाँ निकाल दी हैं, मैं कहाँ पहनूंगी, ये सब रश्मि के काम आएंगी। रश्मि भाभी की तारीफ़ करते नहीं अघाती। उसने तो सोचा था अम्मा के साथ जैसा जीवन बीता है, असित दादा शादी होती अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे। अपने आप लड़की पसंद कर ली, तब निराशा भी हुई थी। अब कोई क्यों पूछेगा हमें। पर अब शिकायत नहीं है किसी को। मेरे करने से कुछ संभल सकता है तो करूँगी। राहुल की नौकरी लगने तक ही तो, और 2-4 साल और सही। चंचल को संभालने के लिए अच्छी लड़की मिल गई है, ऊपर के काम भी निपटा देती है। रंजना के साथ अच्छी तरह परच गई है चंचल। शाम को घुमा लाती है वो, फिर थोड़ी देर खेल कर सो जाती है। आराम हो गया है उसे अब। तरु उठकर बाहर आ गई। असित दौरे पर गए हैं। चंचल दिन भर उधम मचाकर शाम से सो गई है और तरु यहाँ आ गई है लॉन के इस एकांत कोने में। वो समझ नहीं पाती उसे क्या हो गया है, क्या दुख है मुझे। वो सोचती है नहीं, कोई दुख नहीं। सुखी जीवन के लिए जो चाहिए होता है वो सब है मेरे पास, फिर मन क्यों भागता है। अकेले चुपचाप बैठे जाने क्यों बार बार आंखें भर आती हैं। वो अपने आप से पूछती है, संतुष्ट क्यों नहीं होती मैं। सुख के क्षण मुझे डुबो क्यों नहीं पाते। इतना उचाट मन लेकर कहाँ तक रहूं। जब कोई कमी नहीं है तो ये एकांत क्षण जिनका कोई साझीदार नहीं है इतने उदास क्यों हैं। जाने किन अतल गहराइयों में डूब जाता है मन। जीवन का जल बहुत गहरा है, इन गहराइयों में क्या क्या छिपा पड़ा है ऊपर से कुछ पता नहीं चलता। असित, यहाँ तुम भी मेरे साथ नहीं होते। यहाँ कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। वहाँ सिर्फ मैं हूँ, अकेली और चुपचाप। तरु को लगता है कि वो इतने गहरे उतर चुकी है कि अब उबरना मुश्किल है। न जाने कौन सा वो दुर्दांत
आकर्षण है जो गहरे और गहरे खींचता जा रहा है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर से सब शांत, किंतु अनजान गहराइयों में क्या समाया हुआ है किसी को कुछ पता नहीं। रोशनी और कोलाहल से उबे हुए मन को इस अंधेरे में कितनी आश्वस्ति मिल रही है। आंखों की अनगिनती आंसुओं को जिसने चुपचाप पी लिया है, बिना प्रश्न उठाए, बिना हंसी उड़ाए। उस अंधेरे से शरीर एकाकार हो गया है। वो केवल मन रह गई है, जिसे कोई देख नहीं रहा, कोई नहीं जान रहा, आत्मसीमित। मन ही मन कहती है, माँ तुम्हारा शाप सफल हुआ। सचमुच मैं रो रही हूँ, मेरे रोए नहीं चुक रहा। इतने अशांत जीवन का क्षण क्षण कैसे काटा है मैंने। दिन और रात एक एक कर बीतते जा रहे हैं। कितनी लंबी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी। पलट कर देखती हूँ तो सहसा विश्वास नहीं होता, क्या मैं ही हूँ जो इतना रास्ता पार कर आई हूँ। कैसे बीतते हैं दिन। सुबह से शाम तक एक एक क्षण का लेखा दे सकती हूँ, पर किसे दूँ और क्यों दूँ। और अंधेरी काली रातें, उनका हिसाब मांगे न किसी में इतनी सामर्थ्य है, न मुझ में इतना धैर्य। इस सब में असित कहाँ है मेरे साथ। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जिससे विवाह किया था वो असित नहीं है ये, मैं फिर अलग रह गई हूँ अकेली। तुम मेरे साथ हो ना, वो पूछना चाहती है, पूछकर आश्वस्त होना चाहती है। गहन एकांत में टहलने लगी है। बोगनवेलिया का फैलाव, फिर रात की रानी, गुलदाउदी के पौधे, उसके बाद 2-4 खाली गमले, फिर एक क्यारी जो भी खाली पड़ी है, इजिप्शियन कॉटन का पेड़, फिर 3-4 किलों की हिलती ऊंचाई, उसके बाद हरसिंगार, किनारों पर आम, अमरूद और कटहल के भरे पूरे वृक्ष। वो फिर लौटने का क्रम, आम, कटहल, केले की हिलती ऊंचाइयाँ, जूही कुंज, इजिप्शियन कॉटन, रीति क्यारी, मिट्टी भरे गमले, तुलसी, गुलाब, रात की रानी, बोगनवेलिया। इधर से उधर तक यह क्रम कितनी बार दोहराया जा चुका। पाँवों में थकान लगती है, पर बैठने की इच्छा नहीं होती। तरु को लगता है वो तट पर खड़ी लहरें गिन रही है, डूब कहाँ पाई है। इस कोलाहल भरे संसार में तटस्थ सी रह गई है, अनासक्त, निसंग। सुखों की अनुभूति मन तक पहुँच नहीं पाती। लगता है मेरा सुख बोध कुंठित हो गया है। कैसा होता है वो अनुभव जिससे डूब कर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे क्यों नहीं होता वो। और दुखों की कचोट कैसी होती है, जिसे किसी से कहा ना जा सके, उन दुखों की। एक दिन वो समझना चाहती थी कि उन्हें कैसा लगता होगा जो चुपचाप झेलते हैं। आज समझ में आ रहा है। ओ पिता, तुम जो सहकर चले गए, मैं उसे क्षण क्षण जी रही हूँ। उसे व्यक्त कर सकी होती तो संसार के दुखों को व्यक्त करने की क्षमता आ जाती। उन्हें कैसा लगता होगा जब भी कुछ करना चाहते होंगे, कितने अवश्य रह जाते होंगे। कैसे जाने किस किस से मांग कर वे उन किताबों की व्यवस्था कर पाए होंगे जो पहले ही मना कर देने के बावजूद भी उन्होंने ला कर दी थी। उनकी संवेदना, उनके स्नेह का स्पर्श तरु का मन आज भी पा लेता है। गालों पर से बहती आंसू की बूंदों को धरती की मिट्टी चुपचाप सोख लेती है। पहुँचने का भान नहीं रहता। यहाँ है भी कौन जिसकी लज्जा हो, यहाँ है भी कौन जो पहुँच देगा। तरु रोएगी और चुप जाएगी, कोई जान भी नहीं पाएगा। एक एल्बम सा खुल जाता है उसके सामने, जिसमें चलती फिरती तस्वीरें हैं, कुछ भी क्रमबद्ध नहीं है। कभी एक चीज़ दूसरी से जुड़ जाती है और कभी तारतम्य टूट जाता है। जीती जागती तस्वीरें। अचानक तरु को ध्यान आता है, चंचल अकेली कब से सो रही है। वो चल पड़ी। सोते सोते चंचल बिस्तर के किनारे पर पहुंच गई थी। तरु ने उसे बीच में किया। इतने में बाहर कुछ आहट हुई। दरवाज़ा खोलकर उसने पूछा, कौन? उपन्यास एक था तरु की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 5 में।